हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक्स के हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर है 5। पाठ का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसके पहले अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आप पहली बार आएँ तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे भी चले जाएं और वहाँ पे आपको इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस, क्लास वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न अभ्यास है, ये एनसीईआरटी बुक्स के हैं और लेटेस्ट एडिशन है 2020-21 का। आपको कोई डाउट नहीं रखना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदाय मतलब होता है जो घूम घूम कर अपना जो है पालन पोषण करते हैं, अपने जानवरों को लेके जाते हैं। ऐसे चरवाहे जो घूमते रहते हैं, स्थायी रूप से पशुपालन नहीं करते, उनको बोलते हैं घुमंतू। तो स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो उत्तर में देखिए, घुमंतू समुदाय या खानाबदोश वे लोग हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, अपितु अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। हम जानते हैं कि उनका जीवन मुख्यतः उनके पशुओं पर आधारित है, क्योंकि पूरे वर्ष किसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी और चारा उपलब्ध नहीं हो सकता था। इसलिए उसने अपने पशुओं के लिए पानी और चारा खोजने के लिए उन्हें अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जब तक एक स्थान पर चारागाह उपलब्ध रहती है तब तक वे उस स्थान पर रहते हैं, इसके बाद नए क्षेत्र में चले जाते हैं। उनका निरंतर आवागमन निम्नलिखित कारणों से लाभदायक है। अब किन किन कारणों से लाभदायक है, इन कारणों को समझाया गया है। पहला, वे चारागाहों को पुनः हरा भरा होने और उसके अतिचारण से, यानी बहुत ज़्यादा चराने से बचाने का सहायता करता है, क्योंकि चारागाहें अतिचारण एवं लंबे प्रयोग के कारण बंजर बनती हैं। दूसरा है, ये विभिन्न क्षेत्रों की चारागाहों के प्रभावशाली प्रयोग में सहायता करता है। तीसरा है ये खानाबदोश कबीलों को एक बहुत से काम जैसे खेती, व्यापार और पशुपालन का अवसर प्रदान करता है। और चौथा है उनके पशु मृदा खाद उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं, यानी पशु जहाँ चरते हैं वहाँ पर उनके गोबर से खाद बन जाती है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। ये भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। जो चरवाहे थे उनके जीवन पर इसका क्या असर हुआ। औपनिवेशिक सरकार मतलब भारत में ब्रिटिश सरकार से है, अंग्रेजी सरकार से, क्योंकि वो भारत उपनिवेश था इसलिए उसको औपनिवेशिक सरकार कहा गया। तो देखते हैं कौन कौन से कानून थे। प्रतिभूमि नियमावली, इसके बारे में हम देखेंगे। वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई कर, ये जो है ब्रिटिश सरकार ने किया। तो इनका क्या असर हुआ। पहला इसका उत्तर देखिए। पहला, प्रतिभूमि नियमावली। अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की ज़मीन को अनुत्पादक मानती थी। यदि ये भूमि जुताई योग्य कृषि भूमि बदल दी जाए तो खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सकती थी। इसके साथ ही इससे जूट, कपास, गेहूँ और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती, जिसकी इंग्लैंड में बहुत अधिक ज़रूरत थी। कपास, गेहूँ, इससे कपड़े बनते थे और इंग्लैंड बहुत अच्छे सूती कपड़ों के निर्यात करता था बना के। सभी चारागाहों को अंग्रेज सरकार प्रतिभूमि मानती थी, क्योंकि उससे उन्हें कोई लगान नहीं मिलता था। जो प्रतिभूमि थी, चारागाह भूमि थी, उससे उन्हें कोई लगान नहीं मिलता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के नियम बनाए जाने लगे। इन नियमों की सहायता से सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने अधिकार में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गई और ऐसी भूमि पर खेती करने को प्रोत्साहित किया गया। इनमें से कुछ लोगों को इस नई ज़मीन पर बसे गांव का
मुखिया बना दिया गया और इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चरागाहों की थी, चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। जो कब्जे में ली गई भूमि थी उसमें ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी और जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह की खेती के फैलाव से चारागाह क्या हुआ, सिमटने लगे और चरवाहों के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये क्वेश्चन आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं। दूसरा है वन अधिनियम। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अलग अलग प्रांतों में विभिन्न वन अधिनियम बनाए गए, जिसके अनुसार जंगलों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित वन। कुछ जंगल जो वाणिज्यिक रूप से कीमती लकड़ी जैसे देवदार और साल के पेड़ पैदा करते थे, उन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया और चरवाहों का इन जंगलों में प्रवेश वर्जित था। दूसरे तरफ के संरक्षित वन। इन वनों में चरवाहों को कुछ पारंपरिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन इनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत से प्रतिबंध लगे हुए थे। चरवाहों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार ने इन नियमों को इसलिए लागू किया क्योंकि वो सोचती थी कि उनके पशु वन की ज़मीन पर मौजूद छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं। अब चरवाहों के लिए अपने पशुओं को वन क्षेत्र में चराना कठिन हो गया। उनके पशुओं को लिए पर्याप्त चारा खोजना भी कठिन हो गया था और जंगलों में प्रवेश करने से पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर वे समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तो ये उनका है। और तीसरा है अपराधी जनजाति अधिनियम। चूँकि जो ये खानाबदोश चरवाहे थे वो जनजाति से संबंधित थे, जनजातियाँ जो जंगलों में रहती, तो उन पे एक जनजाति अधिनियम लागू किया गया। उसके बारे में देखिए। अंग्रेज सरकार खानाबदोश लोगों को संदेह की दृष्टि देखती थी। क्यों देखती थी? क्योंकि उनके घुमक्कड़पन के कारण उनका अनादर करती थी और वे गांव-गांव जाकर बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में लगे रहते थे। हर मौसम में अपनी रियायत बदल लेने वाले चरवाहों पर वो यकीन नहीं करते थे। इसलिए औपनिवेशिक सत्ता खानाबदोश कबीलों को अपराधी मानती थी। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून ने दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया। वैध परमिट के बिना ऐसे समुदायों को उनके अधिसूचित गांवों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ग्राम पुलिस उन पर निरंतर नज़र रखती थी। इस अधिनियम ने उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप खानाबदोश समुदायों को उनके अधिसूचित गांवों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कुछ खास अधिसूचित बस्तियों में जाने का आदेश दिया गया था। यह अधिनियम इन खानाबदोश समुदायों की घुमंती क्रियाओं पर घातक प्रहार था। तो ये था आपका अपराधी जनजाति अधिनियम। नोट करते जाइए आप लोग। चराई कर क्या था? चराई कर आपको देखना। अंग्रेज सरकार ने 19वीं सदी के मध्य में चराई कर की शुरुआत की। 19वीं सदी के मध्य में इसका राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका ऐसा इसलिए किया गया था जिससे राजस्व बढ़ सके। भूमि, नदी के जल, नमक, व्यापार के सामान, यहाँ तक कि पशुओं पर भी कर लगा दिए गए। किसी चराई क्षेत्र में घुसने से पहले किसी भी चरवाहे को अपना पास दिखाना पड़ता था। जो वो पास दिया गया था उसको दिखाना पड़ता और प्रत्येक पशु के लिए कर अदा करना पड़ता। उसके पशुओं की संख्या और उसके द्वारा अदा किया गया कर उसके पास अंकित कर दिया जाता था। 1850 से 1880 के दशकों के बीच कर एकत्र करने के अधिकारों को ठेकेदारों से में बोली लगा दी गई। ये ठेकेदार चरवाहों से अधिक कर वसूल करने के प्रयास करते थे। 1880 तक सरकार चरवाहों से सीधे कर वसूलने लगी। अपनी आय बढ़ाने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने पशुओं पर भी कर लगा दिया। परिणामस्वरूप चरवाहों को चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर के लिए कर देना पड़ता। चरवाहों को उचित दरों पर कर देने के कारण भी बहुत नुकसान होता था, जो कि ठेकेदार अपने निजी लाभ के लिए उनसे वसूल करते थे। ये उनके बहुत अधिक नुकसानदेह सिद्ध हुई। तो ये जो है था ये बहुत नुकसानदायक सिद्ध हुआ चरवाहों के लिए। अब देखते हैं ये मसाई समुदाय जो कि अफ्रीका में था, उसके बारे में एक क्वेश्चन है कि मसाई समुदायों के चारागाह उनसे क्यों छिन गए, कारण बताइए। तो अफ्रीका में भी देखिए औपनिवेशिक शासन था, लेकिन वहाँ पर कई देशों का था। इंग्लैंड का भी था, फ्रांस का भी था, बहुत से देशों का था। मसाई समुदाय के चारागाह छिन गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा बंदिशों ने उनके चरवाही और व्यापारिक दोनों ही गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया।
मसाई समुदाय के अधिकतर चारागाह यूरोपीय समाजवादी शक्तियों ने अफ्रीका को 1885 में विभिन्न उपनिवेशों में बांट दिया। सोवियतों के लिए बस्तियां बनाने के लिए मसाई लोगों को सर्वश्रेष्ठ चारागाहों को छीन लिया गया और मसाई लोगों को दक्षिण केनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से क्षेत्र में धकेल दिया गया। उन्होंने अपनी चारागाहों का लगभग 60% भाग खो दिया। उनका 60% भाग खो गया, यानी उनको ले लिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने उनके आवागमन पर विभिन्न बंदिशें लगाना प्रारंभ कर दिया। चरवाहों को भी विशेष आरक्षित स्थानों में रहने के लिए बाध्य किया गया। विशेष परमिट के बिना उन्हें इन सीमाओं के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मसाई लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में सीमित कर दिया गया था। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ चारागाहों से कट गए और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी पर रहने को मजबूर कर दिया जहां सूखे की आशंका बनी रहती थी। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका में औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय किसान समुदायों को अपनी खेती की भूमि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप मसाई लोगों की चारागाहें की खेती की ज़मीन में तब्दील हो गई, बदल गई। मतलब मसाई लोगों के रेवड़ चराने के विशाल क्षेत्रों को शिकारगाह बना दिया गया, जैसे कि कीनिया में मसाई मारा और सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था, तो जब कोई आरक्षित जगह बना दी थी वहाँ चरवाहे जा ही नहीं सकते। वे इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे, न जानवरों को चरा सकते थे। 14,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। तो ये जो है इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब ये चौथा और लास्ट प्रश्न है, आधुनिक विश्व ने भारत और अफ्रीकी चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मसाई गड़ेरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे, यानी भारत में और मसाई मतलब अफ्रीका के दोनों में। तो देखिए उत्तर है इसका, क्योंकि भारत और पूरी अफ्रीका दोनों ही यूरोपीय साम्राज्यिक ताकतों के अधीन थे, इसलिए उनके शोषण का तरीका भी एक जैसा था। भारत और पूर्वी अफ्रीका के चरवाहा समुदाय खानाबदोश थे और इसलिए उन पर शासन करने वाली औपनिवेशिक शक्तियाँ उन्हें अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखती थी और उनके और अधिक पतन का कारण बना। दूसरा है, दोनों स्थानों के चरवाहा समुदाय अपनी चरवाहेगाहें कृषि भूमि को तरजीह दिए जाने के कारण खो बैठे, यानी चारागाहों की जगह कृषि भूमि को तरजीह दे दी। भारत में चरवाहों की खेती की ज़मीन में तब्दील करने के लिए उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया था। जो ज़मीन इस प्रकार छीनी गई वो अधिकतर चारागाहों की चारागाहें थीं। ऐसे बदलावों को चारागाहों के पतन और चरवाहों के लिए बहुत समस्याओं का कारण बन गए। इस प्रकार अफ्रीका में मसाई लोगों की चारागाहें सुएद बस्ती बसाने वाले लोगों द्वारा छीन ली गई और उन्हें खेती की ज़मीन बढ़ाने के लिए स्थानीय किसान समुदायों को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत और अफ्रीका, तीसरा पॉइंट है, दोनों ही जंगलों को यूरोपीय शासकों द्वारा आरक्षित कर दिए गए और चरवाहों द्वारा इन जंगलों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। ये आरक्षित जंगल इन दोनों देशों में अधिकतर उन क्षेत्रों में थे जो पारंपरिक रूप से खानाबदोश चरवाहों की चारागाह थे। इस प्रकार दोनों ही मामलों में औपनिवेशिक शासकों ने खेती-बाड़ी को प्रोत्साहन दिया, जो अंततः चरवाहों की चारागाहों के पतन का कारण बना। देखिए खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने से जो परती ज़मीन होती है जहाँ पर चरवाहे अपने चारागाह बनाते थे वो कम हो गई। तो ये थे इस पार्ट के भी क्वेश्चंस, आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं। ये चौथा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से बैठ के नोट करिए या वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हैं आप इसको। ये तीसरा प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें 4 तरह की टिप्पणियाँ थीं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। और ये पहला प्रश्न था NCERT पासबुक से, पाठ का नाम था आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ नोट भी कर सकें और समझ में भी आए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।